नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जोड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से और आज स्टूडियो में मेरे साथ हैं कविता थपलियाल। चलिए, धन्यवाद शैल जी और स्वागत है आप सभी का फायदेमंद फंड्स में। आज हमारा शो बेहद खास है क्योंकि हम न सिर्फ आपको निवेश के तमाम गुरु मंत्र देंगे, लेकिन जिसके जरिए देंगे वो बेहद खास मेहमान है जिसके बारे में विस्तार से मुझे शैल जी बताएंगे, क्योंकि ये लगातार इन्हें ट्रैक करते आए हैं और इंडस्ट्री के दिग्गज हैं जो आज हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कविता जी। आज हम वेलकम करते हैं श्री शंकरन नरेन साहब को। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं ICICI प्रू एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। नरेन साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ और फ़ायदेमंद फंड्स पर। बड़ा इंतज़ार आपने करवाया, लेकिन अब आपसे मुलाकात हुई है तो बहुत आराम से चर्चा करते हैं। बताइए, फ़िलहाल आपको कैसा लग रहा है? मार्केट मार्च लो से बहुत अच्छा तरीके से मार्केट ऊपर गया क्योंकि US फेड ने बहुत पैसा मार्केट में डाला था US में। उसके कारण सभी मार्केट में सभी सेंट्रल बैंक ने बहुत कुछ किया। उसके कारण सभी मार्केट रिकवर हुआ है जी। और इकोनॉमी का बहुत सपोर्ट दिया है सेंट्रल बैंक्स ने। इसलिए इक्विटी मार्केट का रंग बदल गया बिल्कुल मार्च से सितंबर तक और अभी अक्टूबर शुरू हो गया। लेकिन वैल्यूएशंस जो बहुत सस्ता था मार्च में, अभी उतना सस्ता नहीं है। और नवंबर में अमेरिकन इलेक्शन आ रहा है, इसके कारण वॉलेटिलिटी बढ़ने वाला है और मार्केट सस्ता उतना नहीं है और वॉलेटिलिटी का कारण अमेरिकन इलेक्शन से आ सकता है, वही सिचुएशन है। और लेकिन इंडिया ने ब्यूटीफुल तरीके से, इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी बहुत सारा कंपनीज ने काम करने का फ्रेमवर्क कर दिया ये कोविड का लॉकडाउन में भी, और गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट दिया और सेंट्रल बैंक ने भी बहुत सपोर्ट दिया। हम भी 6 महीने में काम कर रहे हैं, घर से काम करने का क्या क्या करना है करते हैं और ये ब्यूटीफुल तरीके से हमने लर्न किया है कि सभी कंपनीज कैसा काम करना है, वो हमने लर्न किया ये साल। लेकिन यहाँ से मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, यही हमारा व्यू है क्योंकि मार्केट का वैल्यूएशन उतना सस्ता नहीं है जो मार्च में था, वही हमारा बेसिक व्यू है अभी। नरेन साहब, आप लगभग 3,60,000 करोड़ मैनेज करते हैं और पिछले 16 साल से ICICI प्रू से आप जुड़े हुए हैं। जाने माने बाज़ार के आप विशेषज्ञ हैं और अब आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने एक शानदार ESG फंड लॉन्च किया है। बताइए, इसके पीछे क्या सोच है? बहुत सारे बाज़ार के AMCs हैं जो ये फंड लॉन्च कर रही हैं, लेकिन ऐसा क्यों कि निवेशक और ट्रेडर्स या जो लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स हैं वो ICICI प्रू के ESG फंड में ही निवेश करें? ESG करके अगला 10 साल से पहला यूरोप से शुरू हुआ क्योंकि लोग सोचने लगे कि एनवायरनमेंट को जो कंपनीज फोकस करते हैं वो कंपनीज का शेयर होल्डर रिटर्न्स अच्छा होता है और जो लोग सोशल मैटर्स में ठीक तरीके से देखते हैं वो भी शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न मिलता है। गवर्नेंस सबको पता है कि जहां कंपनी शेयर होल्डर्स को अच्छा तरीके से दिखाते हैं वो शेयर ही अच्छा जाता है। ये इसलिए ESG करके एक टर्मिनोलॉजी आ गया जहां सब लोग, यूरोप से शुरू हुआ है और इंडिया में भी अगला 2 साल से का ये फंड जो थीमेटिक तरीके से लॉन्च हुआ है, क्योंकि इक्विटी जैसा एसेट क्लास कैसा है कि पहला एक कंपनी सब रॉ मटेरियल सप्लायर को पैसा देता है, उसके बाद जो इंटरेस्ट देता है उसको देता है बैंक को, और जो टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को पे करता है, और जो एम्प्लॉई है उसको सैलरी देता है। शेयर होल्डर्स को लास्ट आता है। इसलिए जो कंपनी ESG करता है उसको वो अच्छा कंपनी है क्योंकि रेसिडुअल शेयर होल्डर को मिलता है, और जहां कंपनीज अच्छा तरीके से शेयर होल्डर को दिखाता है उसका ही रिटर्न ज्यादा आता है। इसलिए ESG जो लोग फोकस करते हैं
शेयर होल्डर का भी अच्छा रिटर्न मिलता है। वही हमारा व्यू है, इसलिए ऐसा एक 3 फंड लॉन्च करने के लिए हमने सेबी को परमिशन लिया और अभी लॉन्च किया। अक्टूबर 5-6 को क्लोज करने वाला है और हमारा व्यू है कि अगला 10 साल 20 साल में ये एरिया बहुत बड़ा बनने वाला है। बिल्कुल, काफी खूबसूरती से आप समझा रहे हैं पूरी ईएसजी को कैटेगरी को। और यहाँ पर साफ तौर से जैसा कि हम सब जानते हैं, जो आपने भी समझाया नरेंद्र जी, ईएसजी एक कॉन्शियस के साथ निवेश होता है जो कि एक भविष्य की रणनीति है। शेयर होल्डर्स को आपने कहा कि फायदा मिलता है और आगे चल के आपको धीरज रखना ही पड़ेगा। 10 से 20 साल की रणनीति आपको इस तरह की थीम में अपनानी ही होगी। लेकिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका चलन जो है हम देख रहे हैं और अब यहाँ पर जोर पकड़ रहा है, कोई कंक्लूसिव डेटा है आपके पास जहां पे हम कह सके निवेशकों को वाकई मुनाफा हुआ है? एक्चुअली हमने जो देखा है 2008 के बाद ग्लोबली भी जहां ईएसजी का फ्रेमवर्क यूज किया है वहां रिटर्न ज्यादा है। इंडिया में एक निफ्टी ईएसजी इंडेक्स करके क्रिएट किया है एनएससी ने। वो इंडेक्स नॉर्मल इंडेक्स से बेटर रिटर्न दिया है। और ग्लोबली भी 2008 के बाद जहां ईएसजी के साथ काम किया है वहां रिटर्न्स ज्यादा है। मेरा व्यू है कि 2002 से 2007 तक ईएसजी में जो लोग इन्वेस्ट किया वहां रिटर्न उतना अच्छा नहीं आया होगा। लेकिन 2008 के बाद जो लोग ईएसजी में फोकस किया था वहां रिटर्न्स बहुत अच्छा आया है। एंड ईएसजी थीम बहुत अच्छा तरीके से रिटर्न दिया है 2008 के बाद। और यहाँ बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है ग्लोबली ये थीम में, इंडिया में भी आने वाला है मेरा व्यू है। और ये सस्टेनेबिलिटी थीम में आई थिंक बहुत बड़ा पैसा अगला 20 साल में आने वाला है ग्लोबली भी। इंडिया में भी हमने शुरू किया है। हमारा व्यू है कि बहुत ये इम्पोर्टेंट थीम होने वाला है अगला 10-20 साल में। ये पहला साल है जहां पैसा आना शुरू किया है इंडिया में। हमारा व्यू है कि अगला 10 साल 20 साल में ये पैसा बहुत आने वाला है। जी नरेंद्र साहब, आप ये बताएं, ये जो पैसा एकत्रित आप करेंगे प्रो आईसीआईसीआई के ईएसजी फंड में, कुल मिला के कितने शेयर्स में ये निवेश होगा, कितनी कंपनीज का पोर्टफोलियो बनेगा और इसमें किस तरीके की आप वेटेजेस देंगे और क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए उस निवेशक को जो इसमें पहला पैसा डालेगा? रिटर्न ऑलवेज वेरिएबल ही होता है मार्केट में। आपको भी पता है, किसको पता था कि मार्च में 20% मार्केट गिरेगा। इसलिए ये भी इक्विटी फंड है, इसलिए वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न होगा। लेकिन ये फंड हम नॉर्मल इक्विटी फंड जैसे क्या करते हैं, हम हर एक कंपनी में जो इन्वेस्ट करेंगे वो कंपनी का ईएसजी स्कोर देखेंगे। हमने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसा एजेंसीज होता है जहां हमको 190 कंपनीज का ईएसजी स्कोर मिलता है, वो प्रोवाइडर्स। मेरा व्यू है कि अगला 3 से 5 साल में बहुत सारा प्रोवाइडर्स आएंगे जो लोग हमको ईएसजी स्कोर बताएंगे बहुत सारा कंपनीज में। अभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में भी 4-5 लोग हमको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देता है क्रेडिट रेटिंग। ऐसा ईएसजी स्कोर भी 4-5 लोग होंगे कि हमको ईएसजी स्कोर देंगे। हम ईएसजी स्कोर हर एक कंपनी इसका देंगे। उसके बाद फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी देखेंगे। फाइनेंशियल पैरामीटर्स और ईएसजी स्कोर दोनों देख के हम इन्वेस्ट करेंगे। हम सिर्फ ईएसजी स्कोर देख के इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन ईएसजी स्कोर और फाइनेंशियल पैरामीटर दोनों देख के इन्वेस्ट करेंगे। जहां ईएसजी स्कोर बहुत कम है, फाइनेंशियल स्कोर बहुत अच्छा है, वहां बहुत पैसा नहीं लगाएंगे। और लेकिन ईएसजी स्कोर बहुत बड़ा है लेकिन फाइनेंशियल स्कोर थोड़ा कम है, हम छोटा इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचेंगे। क्योंकि हमारा व्यू है कि जहां ईएसजी स्कोर बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म में वो इन्वेस्टर पैसा बनने का बहुत अच्छा स्कोप है। तो पूरी तस्वीर देखकर, जांच कर फूक कर आप कदम रखेंगे जहां तक फंड मैनेजर के काम की बात है, निवेश की बात है, निवेशकों के पैसे लगाने की बात है। लेकिन नरेंद्र जी, एक चीज मुझे आपसे यहां ये समझनी है, हम इस थीम की चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखें तो आप मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। मेरा पूछने का मतलब ये है कि क्या आगे चलकर आपको लगता है कि ये एक मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट बनेगा, जो ट्रेंड हम देख रहे हैं फिलहाल ईएसजी थीम को लेकर?
बन जाएगा 5-10 साल में, बहुत मेन स्ट्रीम बनने वाला है। और हमारा एंटायर इन्वेस्टमेंट में भी हम ESG स्कोर देख के इन्वेस्ट करने के लिए आई थिंक स्लोली होने वाला है। और इंडिया में जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स है, सोशल स्टैंडर्ड्स है, एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स है, वो भी हर एक साल बढ़ने वाला है। और ये सब होने वाला है क्योंकि आज ये साल देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में कितना फायर्स हुआ है, फॉरेस्ट फायर्स हुआ है, कितना फायर्स हुआ है कैलिफोर्निया और ओरेगन में। ये सब का कारण क्यों है कि एनवायरनमेंट इश्यूज बहुत हुआ है यूएस में, जिसके कारण वहाँ एनवायरनमेंट में और फॉरेस्ट फायर हुआ है। इसलिए क्या करने वाला है कि ये सब एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस इश्यूज देखना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रीज में जहां यूरोप में बहुत लोग देखते हैं, इसके कारण ये यूरोप में ये सब इश्यूज कम होता है, लेकिन जहां नहीं दिखाते हैं ये प्रॉब्लम ज्यादा होने वाला है। इसलिए मेरा व्यू है कि ये सब मेन स्ट्रीम बनने वाला है और अगला 10-20 साल में हर एक फंड में भी ESG देखेंगे। यहाँ तो ESG बहुत, ये फंड में थीमेटिक होने के कारण ESG का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होने वाला है ये फंड। चलिए नरेंद्र साहब, आपसे बहुत कम मुलाकात हो पाती है टीवी पर, तो अपने दर्शकों के फायदे की सोचकर अब इस जरा चर्चा को और खोलते हैं। आपने शानदार परफॉर्मेंस देखा फर्स्ट हाफ में, बाज़ार में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इक्विटी फंड्स ने रिटर्न दिए हैं। ये बताइए कि सेकंड हाफ के लिए, यहाँ से अक्टूबर से अप्रैल के लिए आप कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर निवेशकों को कहेंगे कि एक अच्छा SIP करें? कहीं आपको अंडर वैल्यूएशन दिखती है बाजार में? हमारा व्यू है कि SIP जहाँ शुरू करना चाहिए, अभी हम बोलते हैं कि बैंकिंग में शुरू करना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर उतना अच्छा नहीं किया है अगला 6 महीने में। इंफ्रास्ट्रक्चर में SIP शुरू करना चाहिए, क्योंकि वहां भी अगला 6 महीने में उतना अच्छा नहीं किया है। इसलिए हम बोलते हैं कि नया SIP जहाँ शुरू करना चाहिए बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, और बाकी SIP जो शुरू किया था अगला 2 साल में उनको अगला 5 साल के लिए भी कंटिन्यू करना चाहिए। वही हमारा व्यू है। आप लोगों को पता है कि हमारा फेवरेट एरिया है एसेट एलोकेशन, क्योंकि हमारा व्यू है कि मार्केट अगला 5 साल में वॉलेटाइल ही रहेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटीज हुआ है कोविड के कारण, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट 0 होने के कारण, और बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी हुआ है। इसके कारण हमारा व्यू है कि वॉलेटिलिटी रहेगा। वो वॉलेटिलिटी रहने के कारण एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज बहुत अच्छा करने का स्कोप है। आपको भी पता है कि एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज का बिगेस्ट बेनिफिट क्या होता है कि मार्च अप्रैल में इन्वेस्ट किया होगा, एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज फॉलो किया होगा तो, और अभी मार्केट ऊपर जाते समय वो स्ट्रेटजीज में बेचते जाएगा। इसलिए हमारा व्यू है कि एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज एक कोर स्ट्रेटजी बनना चाहिए ये वॉलेटाइल मार्केट में, और हमारा व्यू है कि ये अगला बहुत साल के लिए वो वर्क होगा, क्योंकि एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत सारा फॉल्ट लाइन है कोविड के कारण, 0 इंटरेस्ट रेट के कारण, गवर्नमेंट डेट बहुत ज्यादा होने के कारण, बहुत डेमोग्राफिक प्रॉब्लम होने के कारण, ये सब कारण के कारण एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज बहुत अच्छा तरीके से काम करेगा हमारा व्यू है। बहुत ही बढ़िया आपने कहा कि बैंकिंग पर आपका फोकस है। यहाँ पर खास बात ये भी है कि इतनी एसेट क्वालिटी की परेशानी को देखते हुए भी आप कह रहे हैं कि बैंकिंग को पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। IT फार्मा पर हमेशा आप सलाह देते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन यहाँ बैंकिंग की जो आपने बात कही है, AMC लेवल पर आपके तमाम जितने भी फंड्स हैं, क्या वहां पर बैंकिंग में आपका वेटेज बढ़ा है? एक तो ये चीज समझनी है मुझे आपसे। दूसरा, नरेंद्र जी, अगर इन्वेस्टर माइंडसेट, निवेशक की मानसिकता के तौर पर भी मैं चलूं तो बहुत असमंजस है। कमाई का स्रोत कम हो गया है कि कई केस में तो है भी नहीं, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं बाजार में NFO भी आ रहा है। मार्च के लेवल्स के बाद हमने देखा है कि बाजार वहां से बाउंस बैक भी कर रहा है। तो एक तरफ तो तस्वीर अच्छी है, लेकिन निवेशकों का निवेश करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो लिमिटेड है। ऐसे में बाजार में NFO भी आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपको सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति भी अपनानी चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन का फायदा भी आपको लेना है। एक निवेशक के लिए क्लियर कट सलाह ऐसे माहौल में आप क्या देंगे?
एक समय हमारा फंड्स में बैंकिंग अभी अंडरवेट ही है, लेकिन हमारा व्यू है कि एसआईपी आज शुरू करेंगे तो कंटिन्यूअसली वेटेज इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि अगला 5 साल में बैंकिंग इंप्रूव होने वाला है और प्रॉब्लम जहां है वहां ही एसआईपी डालना चाहिए। प्रॉब्लम जहां जहां वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होता है वो वहां प्रॉब्लम्स, वहां एसआईपी शुरू करना में प्रॉब्लम ही होता है। जो लोग 3-4 साल पहले जब मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ज्यादा था, वो लोग जो लोग एसआईपी शुरू किया उनका रिटर्न क्यों नहीं आया? क्योंकि वो एसआईपी स्मॉल कैप और मिड कैप पीक में शुरू किया था। हमारा व्यू अभी क्यों बैंकिंग और इंफ्रा में पॉजिटिव है एसआईपी के लिए, क्योंकि बैंकिंग और इंफ्रा सस्ता है अभी। यही हमारा व्यू है बैंकिंग और इंफ्रा में एसआईपी क्यों आज रेकमेंड कर रहे हैं। लेकिन आज मार्केट का कंफ्यूजन रहेगा और अभी क्लैरिटी नहीं है कि कैसा मार्केट मूव होगा, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शन आने वाला है और अमेरिकन इलेक्शन के बाद जो अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है वो क्या इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो करेगा, जो करने वाला है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी जीरो इंटरेस्ट रेट्स के कारण, बहुत ज्यादा फेड सपोर्ट करने के कारण ये सब मार्केट ऊपर गया है सभी जगह में। इसलिए एसेट एलोकेशन जैसा स्ट्रेटजीज बेटर होता है और देखना पड़ेगा कि आज का कारण क्यों मार्केट ऊपर गया है, क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। 2 साल पहले एक बैंक एफडी में डालेगा तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा मिलता था, अभी एफडी का रिटर्न कम हुआ है। आज डेट फंड में डालेगा तो रिटर्न 2 साल पहले से अभी कम मिलेगा रिटर्न। वो इसके कारण क्या होता है कि इक्विटी में भी और डेट में भी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कम करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल पहले रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर सकता है और डेट फंड अगला 2 साल में अच्छा रिटर्न देने के कारण, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स उस समय मच हायर था अभी कम है, वो कम होने के कारण बहुत अच्छा रिटर्न दिया है अगला 2 साल और 3 साल में। लेकिन आज का इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, सो इसलिए अभी एसेट एलोकेशन में भी या मार्केट में भी या डेट में भी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम करना चाहिए। और मार्केट में भी रिस्क भी है, क्योंकि यूएस और अदर कारण के कारण। बिल्कुल नरेंद्र साहब जी के कारण है जी। तो नरेंद्र साहब, ऐसा है समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने के बाद हम लोग आपसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपके पोर्टफोलियो में एलोकेशंस होना चाहिए, खासकर गोल्ड का, बॉन्ड्स का, और इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की क्या क्या परसेंटेज होनी चाहिए। जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन शंकरन नरेंद्र साहब के साथ हो रहा है। थोड़ी देर में हम वापस आते हैं। नमस्कार, फायदेमंद फंड्स पर आपका स्वागत है। बहुत ही शानदार चर्चा हो रही है शंकरन नरेंद्र साहब से। आप CIO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ICICI प्रू एसेट मैनेजमेंट के। नरेंद्र साहब, आप पिछले 2 दशकों से बाजार में जुड़े हुए हैं, निवेशक की दुनिया में, और ये बताइए कि किस तरीके से आजकल के माहौल में एक पोर्टफोलियो में वेटेजेस होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कितना प्रतिशत गोल्ड में, कितना प्रतिशत बॉन्ड्स में, और लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में या फंड्स में आप 100 रुपए में कितना निवेश करेंगे? ऐसा एक स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल हर एक लोग के लिए नहीं दे सकता है, लेकिन मेरा व्यू है कि सबका पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए, सबका पोर्टफोलियो में लार्ज कैप होना चाहिए, सबका पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन फंड होना चाहिए और सबका पोर्टफोलियो में डेट होना चाहिए। लेकिन स्मॉल कैप, मिड कैप ये सब चाहिए तो हो सकता है, नहीं है तो इट्स ओके। यही हमारा व्यू है। एक इंडिविजुअल मॉडल हर एक के लिए टीवी में बोलेंगे तो इट इज अगेंस्ट ऑल थियरीज, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। ये इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे सामने स्क्रीन पर नरेंद्र साहब, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन परफॉर्मेंस चल रही है ICICI प्रू एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड्स की, जो लंबी अवधि में 5 और 10 साल में आप पहले या दूसरे पायदान पर हैं। ऑल सीजन्स बॉन्ड फंड की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड की बात हो रही है, FMCG, IT और अनेक जो आपके फंड्स हैं जो बहुत ही शानदार तरीके से पिछले 2 दशक में परफॉर्म कर रहे हैं, वो डेटा आपके सामने स्क्रीन पर है। ये बताइए, आजकल बाजार में बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन और मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है फार्मा और IT स्टॉक्स में, यहाँ पर आपका क्या रुझान है? मेरा व्यू है कि हम बहुत फार्मा को मार्केट किया 2-3 साल से
अभी वैल्यूएशन सस्ता नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि अभी इन्वेस्ट करना है तो इसलिए हम SIP बैंकिंग एंड इंफ्रा में मार्केट कर रहे हैं। लेकिन हमने 1 साल 2 साल पहले हर एक मीटिंग में हम बोलते थे कि फार्मा में इन्वेस्ट करो, फार्मा में इन्वेस्ट करो। अभी बोलते हैं कि आइदर लॉन्ग टर्म SIP कर सकता है, नहीं तो हमारा व्यू है कि सेक्टर्स फेयरली वैल्यूड है, लेकिन हम आपको भी पता है कोविड जैसा प्रॉब्लम आता रहता है, इसलिए अगला 10 साल के लिए या 20 साल के लिए 30 साल के लिए फार्मा अच्छा ही रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा ओवर वैल्यूड हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। चलिए 2-3 और सेक्टर्स की चर्चा करते हैं। नरेंद्र साहब, ये बताइए कि केमिकल स्पेस में किस तरीके से आप निवेशित हैं। यहाँ पर बहुत शानदार तेज़ी हमने पिछले साल भर 18 महीने और 6 महीने में देखी है। कई स्टॉक्स डबल या ट्रिपल हुए हैं। क्या आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनी इस सेक्टर में ओवरवेट है, और अगर है तो क्या लार्ज कैप फार्मा आपको पसंद आता है, या कोई ऐसा सब सेक्टर जहां पर आपका रुझान और ज़बरदस्त तरीके से बुलिश हो केमिकल स्पेस में? अभी हम अंडरवेट है क्योंकि वो सेक्टर बहुत ओवर वैल्यूड दिखता है हमको, और हमारा व्यू है कि एक्चुअली हमने फार्मा चूज किया उस सेक्टर के पहले के बदले में, और फार्मा भी बहुत अच्छा चला है। लेकिन आज तो हम सोच रहे हैं कि केमिकल्स ओवर वैल्यूड दिखता है मार्केट में, और उसमें करेक्शन आ सकता है। बहुत सारा ग्रोथ ऑलरेडी इम्प्लाइड है हर एक कंपनीज में, उसमें कभी भी करेक्शन आ सकता है, वही हमारा व्यू है। चलिए नरेंद्र जी, एक सवाल मुझे आपके डेट फंड्स को लेके पूछना है, क्योंकि फिलॉसफी जाननी है। अभी तक हमने देखा है कि आपके डेट फंड्स को लेके कोई भी एसेट क्लासिक कंसर्न सामने आते हुए नहीं दिखाई दिए, एसेट क्वालिटी कंसर्न्स आते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। किस तरह की फिलॉसफी आप अपनाते हैं अपने डेट फंड्स में, खास तौर से क्योंकि ये अलग तरह से आउट परफॉर्म कर रहे हैं अगर देखा जाए तो? हमारा बेसिक फिलॉसफी था SLR, विच इज सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न्स, वो ऑर्डर में। यही मॉडल से हम 20 साल से चल रहे हैं, सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न्स। इसके कारण क्या हुआ है कि हमारा एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, और उसके कारण हमने बहुत टाइम्स रिटर्न फोकस नहीं किया, उसमें बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट्स किया, और इसलिए बहुत सारा NBFC जहां प्रॉब्लम हुआ वहां नहीं था हम, या ये अच्छा हुआ। लेकिन आज सोचना पड़ेगा कि सेफ्टी इतना लो रिटर्न देता है, हम बोलते हैं अभी सब लोगों को AA में इन्वेस्ट करो और थोड़ा रिस्क लो, क्योंकि सेफ्टी करेंगे और ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट करेंगे आपको 2.75% जैसा रिटर्न मिलता है। आपको रिस्क ही नहीं लेगा तो रिटर्न बहुत कम मिलता है। इसलिए हम बाकी कैटेगरीज जाए, मीडियम टर्म, क्रेडिट रिस्क, कॉल सीजन्स, डायनेमिक बॉन्ड फंड, वो कैटेगरीज हम रेकमेंड करते हैं, वो कैटेगरीज, क्योंकि अभी सेफ्टी के लिए बहुत लो रिटर्न्स मिलता है। 3 साल पहले आपको सभी कैटेगरीज में रिटर्न मिलता था, अभी बहुत सेफ कैटेगरीज में बहुत लो रिटर्न मिलता है। जी नरेंद्र साहब, आपसे आखिरी प्रश्न, समय समाप्त हो रहा है, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। कब तक आप देखते हैं कि हमारे भारतीय बाजारों में एक नया रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिखेगा, और मार्च 2021 में कहां पर आपको निफ्टी और सेंसेक्स की वैल्यूज दिखती हैं? मेरा गुरुजी बोलता है ऐसा सब मत करो, एसेट एलोकेशन करो और पैसा बनता रहो, और इन्वेस्टर का नेटवर्क इंप्रूव होगा। ये सब टारगेट और ये सब कब आए होगा नहीं बताते रहो, सबका एसेट एलोकेशन करते रहो, और इन्वेस्टर को एसेट एलोकेशन करने को बोलते रहो, वही बोलता है, वही करते रहो। चलिए नरेंद्र साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सोच समझकर आपने आज जवाब दिए, और कई ऐसी चीज़ें बताई जो लोग अगले 5 साल में अगर फॉलो करेंगे तो बहुत बेहतरीन पैसा कमाएंगे। नरेंद्र साहब की राय है कि बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में एक SIP करना चाहिए। केमिकल स्पेस उनको ओवर वैल्यूड लगती है। लंबे समय के लिए फार्मा स्पेस में वो बुलिश हैं, और साथ ही साथ उनकी राय है कि गोल्ड और लार्ज कैप स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। आगे चलकर ESG कैटेगरी जो है मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट में शामिल हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र साहब, समय निकालकर CNBC आवाज से बात करने के लिए। और फायदेमंद फंड्स में आज के लिए इतना ही शैल जी, लेकिन मुलाकात होगी दर्शकों से हमारे ऑनलाइन सेशंस पर सोमवार को और बुधवार को 4:30 बजे। जरूर देखिएगा, जहां पे आपके सवालों के जवाब हम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।